हर जगह। तो चलो देखो, आज हम लोगों को पढ़ना है शब्दावली। अब शब्दावली में क्या होता है कि कई सारी चीज़ें हैं, अभी तक तो आप ऐसे पढ़ते रहें। देखो ये जो शब्दावली है, इस शब्दावली को पढ़ने के लिए ये मत सोचा करो कि यहाँ पे सारी चीज़ें जो हैं वो आपको मैं करवाऊंगी। कुछ चीज़ें आप लोगों को खुद भी करनी है, ठीक है। सबसे पहले आपको बताती हूँ वर्तनी सूत्रीकरण। आज मैं आपको यहाँ बताऊंगी कि शब्दावली आपको कैसे याद करनी है और किस तरह से होगा। तो अपनी निकाल लीजिए बुक, ये शब्दावली, ये बुक है आप सभी लोगों के पास। ऑनलाइन में छात्रों के पास ये बुक होगी, अगर नहीं है तो जो आपके नोट्स हैं उनमें इकाई 3 जो है, इकाई 3 शब्दावली, ये पूरी बुक की आपकी वो पीडीएफ है, तो आपको इसे प्रिंट करवा लेना है, ठीक है। या तो आप ऑफिस से मंगा लो या प्रिंट करा लो। अब इसमें सबसे पहला पॉइंट है हमारा वर्तनी। वर्तनी का यहाँ पे दिया हुआ है, ये बाकी किताबों से कैसे अलग है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। यहाँ पे ये बाकी किताबों से ऐसे अलग है कि आप किसी भी किताब को उठाकर देखेंगे तो आपको यहाँ पर जो दिया होता है, जहाँ शुद्ध शब्द लिखा है, इससे पहले यहाँ पर आपको एक अशुद्ध शब्द लिखा होता है कि अशुद्ध, और उसके नीचे जैसे ये अर्पण शब्द है तो इसको ऐसे करके लिख देगा, ऐसे। तो ये अर्पण की जगह अपरण लिख दिया, ठीक है। और आपसे कह देगा ये अशुद्ध हो गया, फिर उसके बाद आपको ये शुद्ध करके बताएगा। तो अब ये बताइए कि क्या ये इसी तरह से अशुद्ध लिखा जा सकता है? क्या इसे अशुद्ध लिखने के लिए हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, अर्पण लिख दिया तो क्या ये सही हो गया? तो भी गलत हो गया। अगर मान लो हम इसे ऐसे लिख दें, प में से ही र लगा दें, तो भी ये क्या हो गया? ये भी गलत हो गया, नहीं है ऐसा सब। तो यानी अशुद्ध तो ये कितने भी तरीके से हो सकता है। तो ये क्या पढ़ाने वाली चीज़ होती है? ये पढ़ाने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन इससे एक नुकसान हो जाता है हम लोगों का। नुकसान क्या हो जाता है कि ये पहले रखा होता है हमारे सामने, तो हमारी नज़र, स्वाभाविक सी बात है कि जो हम लोग पढ़ते हैं वो बाएं से दाईं ओर पढ़ते हैं। हमारी जो देवनागरी लिपि की शैली है कि बाएं से दाईं ओर। तो जब हम यहाँ से यहाँ जाते हैं, किताब को खोलते हैं, तो हमारी दृष्टि पहले एकदम उसी शब्द पर पड़ती है जो बिल्कुल शुरुआत में लिखा हुआ है। और शुरुआत में लिखा हुआ क्या होता है? अशुद्ध शब्द। और यहाँ पे देखना, जितनी भी किताबें आप कक्षा 1 से लेकर और जितनी भी आपकी टॉप तक किताबें आ रही हैं, सारी किताबों में आप इस चीज़ को देखना, सब ऐसे हिंदी के विद्वान हैं कि सब ने अशुद्ध रख के फिर शुद्ध रखा हुआ है। अब जैसे मान लो उज्ज्वल लिखा होगा तो आपको उज्ज्वल इस तरह से लिख कर दे देते हैं। अब ये आ गया। अब यही कारण है कि सारे बच्चे ना उज्ज्वल को ऐसे ही लिख लेते हैं पहले, क्योंकि उनकी नज़र, जब वो पहली बार देखते हैं, उनकी नज़र यहाँ पड़ती है, दूसरे नंबर पर ये आती है। तो हमारा जो दिमाग होता है, इसकी एक ऐसी क्षमता है कि ये ना फोटो खींचता है हर एक चीज़ की। आपको लगता होगा कि हम ऐसे याद करते हैं, हमारा दिमाग हर चीज़ का फोटो खींच के याद रखता है। तो जब हमारी नज़र पहले इस पे पड़ती है तो हमें यही लगता है अब 4 विकल्प हमारे सामने आ जाए। और जब हमारे सामने 4 विकल्प आ जाते हैं और वहाँ जब परीक्षा का एक दबाव हमारे ऊपर होता है तो हम सोचते हैं, आप देखना आंख बंद करके भी कौन सा सही होगा, कौन सा सही होगा। तो हमारा दिमाग पहले उसी तस्वीर को उभार के लेके आएगा जिसका फोटो पहले क्लिक हुआ है। तो वही हमारा गलत हुआ था, हम इसको लगा के आ जाते हैं, बाद में पता चलता है गलत हो गया, ठीक है। तो इसीलिए चाहे वो आशीर्वाद शब्द हो, चाहे अनाधिकार हो, या कवित्री हो, या आखिर ये शब्द हमारे बार बार गलत क्यों होते हैं इतना पढ़ने के बाद भी, याद करने के बाद भी? क्योंकि हम जब किताब से पढ़ते हैं तो पहला फोटो हम वही खींचते हैं अपने दिमाग में जो गलत है। तो इसलिए मैंने अपनी किताब से ये अशुद्ध नाम की चीज़ को हटा दिया है। क्योंकि जिस समय मैं स्टूडेंट थी, जब मैं पढ़ा करती थी, तो मुझे उसी समय ये चीज़ गलत लगती थी। तो मैं अपनी किताबों पे क्या करती थी, एक सफ़ेद पेपर लेके अशुद्ध वाले शब्दों को छिपा देती थी कि इसे पढ़ना ही नहीं है। तो जब मैं उसे पढ़ती थी तो फिर मैंने देखा कि जब मैं शुद्ध शब्दों को पढ़ती थी तो वो चीज़ें शुद्ध ही याद रहती थी, दिमाग में ऐसे ही आती थी। तो मैंने सबसे पहला काम यही किया, इसीलिए आप लोगों के लिए शब्दावली बनाई। जो एक समस्या हमें आती है ना किताबों के साथ में, उस समस्या का समाधान देते हुए ये आपकी बुक इसीलिए मैंने अलग बनाई। आपको किसी भी बुक में देखेंगे या किसी भी टीचर को कि अलग से कोई शब्दावली ऐसे नहीं देता आपको हिंदी में। इंग्लिश में तो बहुत लोग देते हैं, अलग अलग आती है, वोकेबलरी की बुक बहुत तरह की होती है, पर हिंदी में नहीं।
और ये मैंने इसीलिए बनाई कि एक तो इसमें आपका सेट डाला, सेट 1, सेट 2, सेट 3 करके। इनका उद्देश्य क्या है कि आज जैसे हम पढ़ रहे हैं, आज हमें वर्तनी पढ़नी है तो आज हम इसको पढ़ेंगे, कल हम इसको पढ़ेंगे, परसों इसको पढ़ेंगे। तो हमारे पास ना एक क्रम है कि कहाँ से लेके कहाँ तक याद करना है, ये चीज़ हमें पता चल जाता है। फिर इसमें मैंने शब्दों को थोड़ा मिक्सचर किया है। जब आप किताबों में देखते हैं तो किताबों में शब्द ऐसे आते हैं, आ से शुरू होके और ह पे ख़त्म होते हैं। तो जैसे हम शुरुआत में पढ़ते हैं तो हम अ वाले ही शब्द हमें पहले मिलते हैं, लेकिन मैंने इसमें ना मिक्सचर कर दिया है। और मिक्सचर ऐसे कर दिया है कि जो शब्द आपकी परीक्षा में बहुत ज़्यादा आते हैं वो शुरुआत के सेट में डाल दिए, जो कम आते हैं, यदा कदा आए हुए हैं, उनको बाद में डाल दिया है। तो इससे जब आप पढ़ते हैं, मान लो शुरुआत में 1, 2, 3 सेट भी पढ़ते हैं तो आपको परीक्षा में मिल जाते हैं यही शब्द, ठीक है। तो अब आप लोगों को इसे कैसे पढ़ना है कि जैसे मान लो आज से आप शुरू करना कि आज हमें वर्तनी शुद्धिकरण का पहला सेट करना है। तो आप यहाँ पे करेंगे कि जब घर पे जाएंगे तो किताब में सबसे पहले इस शब्द को देखेंगे, अर्पण। पहले इसे आप देखिए और देखते हुए, कहते ना जैसे घूरते हैं, ऐसे घूरते हुए अर्पण, और अपने दिमाग में अर्पण ऐसे बनेगा। और फिर आप इसे कहना कि हाँ ये दिमाग में हो गया। आंख बंद करके 1 सेकंड के लिए, फिर इसे छिपाकर इसके सामने फिर आप यहाँ पे लिखना अर्पण, ठीक है। तो आप जब इस तरह से लिखेंगे, ऐसे आपको ये अभ्यास करना है सारे शब्दों के साथ। तो ये आपका तरीका हो गया। अब अगर आप उसे छिपा के लिख रहे हैं और मान लो ऐसा हो कि छिपा के ऐसे देखने के बाद भी और फिर भी आपको किसी शब्द में अगर डाउट होता है कि मैं सही लिख पा रहा हूँ या गलत लिख रहा हूँ, तो आप उसे रफ कॉपी पे भी कर सकते हैं। पहले कि आपने यहाँ से शब्द पढ़ा और फिर उसको लिखा तो देखा। अब मान लो कि आशीर्वाद आप लिख रहे थे लेकिन ये गलत हो गया आपसे, तो गलत हो गया तो आप क्या करेंगे, पेंसिल लेके इस आशीर्वाद शब्द को ऐसे राउंड कर देंगे और फिर उसके बाद रफ कॉपी पे इसमें से देखकर लिख के 10 बार उसका अभ्यास करेंगे। इससे क्या होगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि यहाँ जितने शब्द आपके एक सेट में दिए हैं, अब मान लो कि इसमें जब लिखते जा रहे थे, आप तैयारी कर रहे थे, तो इन सारे में से 5 शब्द आपके ऐसे थे जो आपसे क्या हुआ, गलती हुई। तो अब जब दोबारा आप रिवीजन करेंगे तो आप केवल उन 5 जिनको आपने पेंसिल से राउंड किया है, बस उन्हीं 5 शब्दों को दोहराने की ज़रूरत होगी, कि बाकी तो आपसे आते ही हैं। तो इस तरह से आपका समय बचेगा जब आप दोबारा रिवीजन करेंगे। और फिर जब उन 5 शब्दों को आप अच्छी तरह से लिखेंगे तो ऐसा हो सकता है कि दूसरी बार में से 5 में से 4 सही हो गए, कोई एक ही शब्द आपका गलत हुआ। तो जो गलत हुआ उसको रफ कॉपी पे लिख के फिर उसका अभ्यास करिए और बाकी जो थे उनको हटा दीजिए, फिर उस एक को ही राउंड कर दीजिए। तो आपको पता चल जाएगा कि अब मुझे इसी को याद करना है, ठीक है। तो इस तरह से याद करेंगे हम। तो हर दिन सेट 1, सेट 2 के हिसाब से आप इसे पढ़ेंगे। जब आप इसे करेंगे तो जब जाएंगे, ये लगभग आपका 15 दिन के अंदर ये सेट समाप्त हो जाएगा। अब 15 दिन के बाद 16वां दिन जब आएगा तो 16वां दिन फिर आपका रिवीजन शुरू हो जाएगा। और जैसे ही आप अगले दिन से चलेंगे तो ये आपका कम, इसका टाइम जो है कम लगता रहेगा। पहले दिन हो सकता है कि पहले दिन आपको 10 से 15 मिनट लग गए इस पे, लेकिन जब दोबारा आप करेंगे तो वहाँ पे आपको 5 मिनट में ही हो जाएगा। और जब तीसरी बार अगले महीने में करेंगे तो फिर हो सकता है कि आपको 2 मिनट में ही समझ में आ गया सारा। तो इस तरह से आपका टाइम हमेशा शॉर्ट होता जाएगा। और ये तरीका है आपकी किसी भी शब्दावली को या किसी भी चीज़ को याद रखने का। आपको रिवीजन करना पड़ेगा। अब जैसे आप लोग पूछते हो, कई बार कहते हो कि मैम आपको कैसे याद रहता है, तो बेटा एक बात याद रखना, अगर आप लोगों की तरह मैं भी पढ़ूँ ना तो मैं भी भूल जाऊंगी। मैं आप लोगों को हर दिन पढ़ाती हूँ, जब भी मैं शब्दावली पढ़ाती हूँ या यहाँ पे समझाती हूँ तो आप लोगों के साथ क्या मैं नहीं पढ़ती, मैं भी तो पढ़ती हूँ ना। तो जब मैं पढ़ती हूँ तो मेरे भी सामने वो बार बार आ रहा है, इसलिए मुझे याद है। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी चीज़ जो होती है जब बार बार हमारे सामने आती है तभी हमें वो याद रहता है, तो इसलिए रिवीजन करना है। तो ये थी हमारी शब्दावली में वर्तनी का टॉपिक, इसे आपको ऐसे याद करना है, ठीक है। अब इसमें एक और तरीका है इसका याद करने का, जो मैंने आपको बताया कि जैसे आप क्लास पढ़ रहे हैं, ठीक है, और क्लास पढ़ते हुए आपके सामने ये शब्द आए थे। जब आप पढ़ रहे थे मैंने आपको समझाया था, हमने पढ़ा जब अभी हमने संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय ये पढ़ा है, तो हमने देखा था कि जो शब्द था हमारा किससे मिलकर बना था, आसिही प्लस वाद।
तो जब हमने इस संधि को देखा तो हमने देख लिया था कि ये विसर्ग अगर अंतस्थ व्यंजन से मेल कर रहा है तो विसर्ग किस में बदल जाता है, आधे र में बदल जाता है, और फिर ये र जो है ये किस पे आ जाता है, व के ऊपर आ जाता है, और शब्द हमारा लिख गया आशीर्वाद। तो हमको ये लिखना आ गया। अब उसके बाद हमने दूसरा शब्द देखा, जैसे दिया है हमारा अनधिकार। अब इसमें क्या होता है, हम गलती कर देते हैं, अनाधिकार ऐसे बोलते हैं, लेकिन ये कैसे हमें याद रखना है, कैसे समझना है इसको। ये क्या हुआ, क्लास बंद हो गई है? ओके, चलो मेरे पास ही ऐसे आ गया था। तो देखो यहाँ पे ये अब हमने जैसे शब्द है अनधिकार, तो अनधिकार शब्द को हम कैसे याद रखेंगे, तो हमें ये पता है कि इसमें उपसर्ग क्या है, अन उपसर्ग है, और इसमें शब्द क्या है, अधिकार शब्द है। अब ये अधिकार शब्द में उपसर्ग हमारा जुड़ रहा है, न के नीचे हल लगा है, मतलब इसमें कोई स्वर नहीं है। तो ये जो अ है ये इसको न को पूरा करेगा, न को पूरा कर देगा, तो ये न इस तरह से आ गया, ये टुकड़ा यहाँ आ गया, और ये बचा हुआ शब्द हमारा क्या हो गया, इस तरह से आ गया। अब जब किसी शब्द को आप याद कर रहे हैं ना, तो ये भी आप देख लेना कि इसमें उपसर्ग विधि है, प्रत्यय विधि है, या उसमें संधि विधि है, या क्या है, और ये भी अगर आपने दोहरा लिया तो ये शब्द आपका हो गया। अब जब आपको ये पता चल गया कि ये अ इस न को पूरा करता है, तो ये न हमारा पूरा रहेगा, इसमें स्वर अ रहेगा। तो अब जब आप किसी भी परीक्षा के किसी भी प्रश्न में देखेंगे कि अनधिकार लिखा हुआ है, तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि आ का डंडा तो होगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि अन प्लस अधिकार से बना है ये शब्द, तो आपको मिल गई सही वर्तनी। ऐसे ही शब्द दिया है अनभिज्ञ। आपको पता है कि जब ये शब्द हमारा अन प्लस अभिज्ञ शब्द से मिलकर बना है, तो ये अभिज्ञ आ गया, तो यहाँ भी आपको पता चल गया कि ये अ इस न को पूरा करेगा, ये शब्द आ गया। अब जैसे शब्द दिया है आपका कवित्री। अब मान लो कि आपको इसमें कहीं कोई जोड़ तोड़ नहीं मिल पा रहा, जैसे समझो कि आपको नहीं पता चल रहा कि इसमें उपसर्ग है या प्रत्यय है या क्या है, तो ऐसे शब्दों को आप कैसे याद करेंगे, तो ऐसे शब्दों को टुकड़ों से याद कर सकते हैं। आप ऐसे याद करिए कि कवयित्री। अब इस शब्द को याद करने का और तरीका है तुम्हारे पास, कि जैसे मान लो ये कवि होता है, अब इस कवि में जो व है इसके ऊपर तो ई की मात्रा होती है, लेकिन जो स्त्रीलिंग है उसमें ई की मात्रा नहीं होती है। तो बस ऐसे याद रख लो कि जो स्त्रीलिंग होता है उसमें ई की मात्रा नहीं आती है, तो आगे से हमेशा याद रहेगा ये कवि। नहीं तो जब परीक्षा में आता है तो ये वाला जो कवित्री होता है हमेशा इसी को लिख कर आते हैं कि कवि, और उस इस कवि से ही करके आते हैं उसको कि कवि और कवित्री, समझ गए। तो इसी से याद करना है कि नहीं, जो ये हमारा कवि है इसमें ई की मात्रा होती है और यहाँ पे भी की मात्रा नहीं होती, इस तरह से याद रख लीजिए। ऐसे ही बहुत सारे शब्द रहेंगे। जैसे ऐतिहासिक शब्द था, ये किस विधि से बना है, प्रत्यय विधि से बना है। इतिहास शब्द से आपको पता है कि इतिहास में इक जोड़ा है, तो ई किस में बदल गया, अय में बदल गया, इसलिए ऐतिहासिक हो गया। इसी तरह से जैसे मान लो ज्योत्सना शब्द दिया हुआ है, इसको याद करना है, तो ज्योत्सना है, तो इसमें आपको ज्यो इतना तो याद हो जाता है, आधा ज और यो, ठीक है। उसके बाद आपको ये देखना है कि त भी आधा है और श भी आधा है। तो जब आप इसे लिखते हो तो आप अक्सर त आधा तो कर देते हो लेकिन स पूरा कर देते हो, इसी वजह से गलती हो जाती है। तो आपको अब अपने दिमाग में ना बस ये याद रखनी है कि ज्योत्सना जब हम लिखेंगे तो इसमें त भी आधा, श भी आधा। और जब अपने दिमाग में इस बात को दिमाग में रख लेंगे कि त भी आधा और श भी आधा, तो आप किस तरह से लिखेंगे, ज्योत आधा हो गया, श आधा हो गया, ना ज्योत्सना, और फिर पूरे विश्वास के साथ आप इस शब्द को लिखें, ठीक है। तो ऐसे ही वर्तनी आपको इसमें सही करनी होगी, शुद्ध करनी होगी, ठीक है। तो इस तरह से सारे शब्दों में जितने भी दिए हुए हैं उनको आप याद करिएगा, ये आपकी शब्दावली है, ठीक है। अब इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा इसमें पर्यायवाची, ठीक है। अब आता है अगला पर्यायवाची। अब पर्यायवाची में भी आपके शब्द इस तरह से दिए हुए हैं कि यहाँ पर शब्द दिया है, शब्द के यहाँ पे जो पर्यायवाची है वो दिए हुए हैं,
आगे आपको यहाँ ये भी सुविधा दी है कि एक तो आपको पता है कि अभ्यास सेट में हमें आज कितने पर्यायवाची याद करने हैं, ठीक है, तो हमारे पास एक लिमिट हो गई कि आज सेट 1 ही याद करना है। दूसरा फिर इसमें दिया है कि जैसे पानी की मदद से हम बादल, कमल, समुद्र का पर्यायवाची बना सकते हैं, तो ऐसे शब्दों को एक साथ रखा है जहाँ जो एक दूसरे की मदद से बनाए जा सकते हैं। तो अब जब जैसे आपको ये याद हो गया तो आपका उद्देश्य होना चाहिए कि पहले पानी के सारे शब्द याद रखें, बिल्कुल यहाँ पे एकदम रट्टाफिकेशन लगाएं। फिर उसके बाद जब आपको पता है बादल के लिए द या धर, अब जहाँ पे आपको द या धर दिखाई दे तो उससे पहले पानी होगा, इसका मतलब वो क्या हो गया, बादल का हो गया। फिर कमल के लिए ज आ जाता है, तो ज दिया हुआ है मतलब में जन्मा, पानी में जन्मा, तो वो कमल का आ जाएगा। अब उसी तरह से समुद्र का आ गया, धी या निधि मतलब पानी का भंडार, तो वहां पे आपका समुद्र हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। और जब आप पढ़ो तो शब्दों को, टुकड़ों को हमेशा दिमाग में रखो कि ये टुकड़े हैं। जब उस टुकड़ों को दिमाग में रखते हो तो उससे बनने वाले और शब्द भी आपको अपने आप याद होते हैं। अब यहाँ पे जैसे आपको ये पता है कि जैसे आपने देखा वर्णालय, मकरालय, नदीस, ये तीनों शब्द ऐसे हैं जो संधि में आते हैं, हमारे दीर्घ संधिस में आती है। तो जिस शब्द में आपको एक पॉइंट से ज़्यादा 2, 3, 4 पॉइंट मिले उस शब्द पर फोकस करो ज़्यादा, क्योंकि वही ऐसा शब्द है जो बदल बदल के आ सकता है। क्योंकि परीक्षक को भी पता है कि मान लो कि आपने नदी शब्द समुद्र के पर्यायवाची में पढ़ा है और वो आपसे अगर जानना चाहता है, ये पूछ ले कि नदीस का संधि विच्छेद बताओ, क्योंकि वो अपने दिमाग में ये सोचेगा कि आपने इस चीज को तो किसके लिए पढ़ा है, किसमें पढ़ा है, पर्यायवाची में। आपको इसमें संधि का ज्ञान नहीं होगा, लेकिन आपने अगर इसके हर क्षेत्र पर इसको ध्यान से देखा है तो आपको पता होगा, आप आंसर लगा देंगे, ठीक है। और यही होता है बच्चों के साथ, वो पर्यायवाची याद कर रहे हैं तो पर्यायवाची। अब आपको यहाँ पर ये शब्द पता है मकरालय, कि मकरालय का मतलब क्या है, मकर प्लस आलय। अब यहाँ पे मकर का मतलब भी आपको पता है, मकर माने मछली। अब मान लो कि किसी पंक्ति में कहीं पर भी अगर अलंकार या रस दिया हुआ है और वहां आपको अर्थ निकालना है, जब आपको यहाँ पर्यायवाची पता है तो आपको अर्थ उस शब्द का तो पता चल ही जाएगा। अगर किसी शब्द में मकरालय आ गया तो आपको पता चल जाएगा इसका मतलब समुद्र है, ठीक है। तो ऐसे आपकी मदद करते हैं जब आप आगे पढ़ते हैं। अब जैसे इसमें देखो दूसरा यहाँ पे हमारा आता है, ये इसी तरह से आ गया। अब गणेश के साथ पुत्र का पर्यायवाची दे दिया, अब जैसे गंगा के साथ नदी का पर्यायवाची दिया। अब यहाँ पे देखना, हमने गंगा शब्द में जैसे सुर सरिता दिया। अब आज सुबह की क्लास में जैसे मैं पढ़ा रही थी, मैंने वही पूछा बच्चों से कि सुर सरिता किसका पर्यायवाची है, कोई नहीं बता रहा है, किसी को नहीं समझ में आ रहा। अरे आपने यहाँ पे अगर ध्यान से इसको पढ़ा होता तो ये कहता है कि देव और स्वर्ग, यानी देवता और स्वर्ग के पर्यायवाची में यदि नदी का पर्यायवाची जोड़ देते हैं तो गंगा का पर्यायवाची बन जाता है। अब मान लो शब्द दिया सुर सरिता, सुर माने देवता, सरिता माने नदी। अब नदी का पर्यायवाची भी आपको यहाँ पर दिया हुआ है साथ में, तो आपको पता है सरिता, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि देवताओं की नदी अर्थात गंगा की बात हो रही है यहाँ पे। तो आपको नाम पता चल गया कि सुर सरिता का मतलब क्या हो गया, गंगा हो गया। तो वहां पे जब हमने कहा कि सुर सरिता जल, अब सुर सरिता जल की बात हो गई तो आपको पता चल गया कि नदी के जल में। तो हमें अर्थ ऐसे निकलता है जब भी हम किसी चीज को निकालते हैं। तो ये आपको पर्यायवाची याद करने हैं इसी तरह से। अब जैसे मान लो हमारा तीसरा सेट है, अब इस तीसरे सेट में हम यहाँ पे पढ़ते हैं सूर्य का पर्यायवाची, और सूर्य के पर्यायवाची के साथ दिन का पर्यायवाची, यमुना का पर्यायवाची और पुत्री का पर्यायवाची याद करते हैं। क्योंकि सूर्य के पर्यायवाची में यदि पुत्री का पर्यायवाची जोड़ देते हैं तो यमुना का पर्यायवाची बन जाता है। तो हमने इनको इनके साथ में रखा। अब इसमें आपकी पंक्ति आती है, जब अलंकार या रस में आता है, पूछा जाता है कि हंस सुता की सुंदर कगरी और ध्रुमन की छाई। अब इस पंक्ति का अर्थ निकालना है, तो वहां पे शब्द आ गया हंस सुता। अब आपने पर्यायवाची को अच्छी तरह से याद किया है, आपको पता है कि हंस किसका पर्यायवाची है, सूर्य का। और यहाँ पे शब्द आ गया पुत्री में जैसे दिया है सुता। अब ये किसका पर्यायवाची है, सुता माने पुत्री। तो यानी हंस की पुत्री, तो हंस की पुत्री कौन हो गई, यमुना। तो यहाँ पे दिया है हंस सुता।
किसका पर्यायवाची? यमुना का। तो जैसे ही हंस सुता दिखेगा आपको पता चल जाएगा इसका मतलब यमुना। तो हंस सुता की सुंदर कगरी, तो यानी यमुना का सुंदर किनारा, आपको अर्थ मिल गया। इस तरह से पता चलता है कि किसी भी पंक्ति का अर्थ कैसे निकालते हैं। तो इसलिए आपकी जो पकड़ है वो किस पे होनी चाहिए? पर्यायवाची पे होनी चाहिए। और पर्यायवाची के लिए केवल रटने से काम नहीं चलेगा, दिमाग चाचा चौधरी से तेज चलाना पड़ेगा कि कैसे हम इससे मिलकर इसे बनाएं। और ये देखो कि ये इतने सारे शब्द हैं, मान लो यहाँ पर ये इतने सारे शब्द आपके सामने दिए हैं, इनमें से सारे शब्द आपको रटने नहीं है। कुछ शब्द आपके ऐसे भी बनते हैं जो एक दूसरे के मेल से बन जाएंगे, ठीक है। तो रटने कौन से शब्द हैं ये देख लो, और कौन सा शब्द किसके मेल से बन रहा है ये देख लो, बस इतना ही तो दिमाग लगाना है आपको। और जो इस तरह का दिमाग लगा लेता है वही सुपर हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से अब ये पर्यायवाची तो याद करना है। अब पर्यायवाची के प्रश्नों की अगर हम बात करें तो कैसे आपको अपनी परीक्षा के लिए तैयार होना है। यहाँ पे आपके पर्यायवाची दिए हैं, कुछ अन्य भी दिए हैं। जब आप अगर वो 7-8 सेट याद कर लेते हैं, जो 11 सेट आपके इसमें दिए हैं, उसके बाद अगर आपका मन करता है कि नहीं हमें कुछ और भी पर्यायवाची चाहिए, तो आप ये पीछे जो दिए हुए हैं वो भी ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि इनके प्रश्नोत्तर हमें कैसे याद करने हैं। तो आपके पास वो किताब होगी, अभ्यास पुस्तक जो मैंने अभी दी है, ठीक है, तो उसको आप रखिए। अब आपको क्या करना है, आपको प्रश्नोत्तर को रंगना है। और कैसे रंगना है? जैसे आप अभी तक पढ़ते हो प्रश्नों को, तो आप ऐसे पढ़ते हो कि कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है। आप पढ़ते हो राक्षस पर्यायवाची है, दानव पर्यायवाची है, निशाचर पर्यायवाची है, उत्तर लगा दिया भूसुर और आप आगे बढ़ गए। फिर आप पढ़ते हो कि रूख का पर्यायवाची है, तो यहाँ पे आपने देखा रूख का पर्यायवाची विटप, प्रसून, तड़का और हेरम में से विटप रूख का पर्यायवाची। आप इसे साइन इसमें टिक लगा के आगे बढ़ जाते हैं। ये आधा तरीका होता है पढ़ने का, इससे आपको याद नहीं होगा। आपको याद कैसे होगा? आपको ऐसे देखना है कि जब यहाँ पे आपने देखा कि राक्षस, दानव और निशाचर, ये तीनों तो किसके पर्यायवाची हैं? दैत्य के। तो आपको पता चल गया कि दैत्य के 3 और पर्यायवाची हैं, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे भूसुर दिया है, तो आपके दिमाग में ना ये आना चाहिए कि भूसुर किसका पर्यायवाची है, ये जानना है हमें। तो अब मान लो आपको नहीं पता, तो ढूंढो, ठीक है, जो आपके पर्यायवाची दिए हैं वहां ढूंढो। तो ढूंढने के बाद यहाँ पे लिख दो क्या है, किसका है ये? ब्राह्मण का, ठीक है। तो ब्राह्मण का पर्यायवाची होता है विद्वान का, ब्राह्मण का। भूसुर माने, अब ये कैसे, आप देखो इसको याद कैसे करना। आप कहेंगे भूसुर, वैसे शब्द तो लग रहा है राक्षस टाइप सा ही, कि पता नहीं राक्षस का ही हो, लेकिन अगर आप इसका टुकड़ा करते हैं तो आपको पता चलता है भू माने पृथ्वी, सुर माने देवता। तो जो पृथ्वी पर देवता के समान है वो कौन है? ब्राह्मण। याद हो गया? हमेशा याद रहेगा, बस शब्द को तोड़ कर याद करना है। अगर ऐसे ही पढ़ते भूसुर तो शायद कभी याद ना होता। अब आपको अर्थ पता चल गया, टुकड़ों का मतलब पता चल गया, अब याद रहेगा, ठीक है। अब इस तरह से ये वाला शब्द था, तो इसमें दे जानो कि रूख का पर्यायवाची विटप। अब हो सकता है कि आधे छात्र ऐसे हों जिनको यही ना पता हो कि रूख किसे कहते हैं, फिर विटप का कैसे पता करेंगे कि किसे कहते हैं। तो यहाँ पे रूख और विटप अगर आपको नहीं पता है तो दोनों को जानकर लिखो कि इनका मतलब क्या है, पेड़। तो आपको पता चला कि पेड़ के पर्यायवाची हैं, ठीक है। अब यहाँ 3 जो दिए हैं ये किसके पर्यायवाची हैं, ये भी यहाँ पर लिखिए। अब यहाँ आप खोजेंगे, प्रसून किसका पर्यायवाची हो गया? पुष्प का हो गया, ठीक है, तो ये पुष्प का पर्यायवाची। हेरंब किसका हो गया? गणेश का हो गया, या आपने लिख लिया। अब यहाँ पे मान लो कि तड़का, इसका मतलब सुबह होता है। अब दाल वाला तड़का नहीं है ये, सुबह, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं तड़के, गाँव में बोलते हैं ना, गाँव देहात में, तो सुबह इसका हो गया। अब देखो यहाँ पे जैसे मान लो ऐसा हो सकता था कि आपको रूख का तो पता था कि रूख का मतलब पेड़ होता है, लेकिन आपको ये नहीं पता था कि विटप पेड़ का पर्यायवाची है। पर आपको ये पता था प्रसून पुष्प का पर्यायवाची है, हेरम गणेश का पर्यायवाची है, और तड़का सुबह का पर्यायवाची है। तो बस तीनों को बाहर निकाल के चौथा बचा, मतलब यही होगा। तो आपने अनुमान भी लगा लिया। तो इसलिए जब आपके विकल्प का भी आपको पता होता है ना, तो भी आप सही उत्तर चुनने में सफल हो जाते हैं। तो बात समझ में आ गई ना? इस तरह से करना है। अब आपका दिमाग कह रहा होगा
मैम इस तरह से तो बहुत टाइम लगेगा, आप ही करवा दो। तो देखो ध्यान रखना, अगर मैंने करवाया ना तो आपके दिमाग में नहीं बैठेगा उस तरह से। मैं आपको बस रास्ता बता रही हूँ। जब आप इस तरह से बैठेंगे करने के लिए तो आपको थोड़ी सी तकलीफ होगी, पर आपका काम क्या है? आपका काम है खाना पीना, सोना और पढ़ना, घूमना नहीं। और घूमोगे तो फिर ये सब करोगे, पढ़ना। तो उसके बाद फिर आपको क्या करना है? यही सब करना है बैठ के। जब क्लास खत्म हो जाएगी उसके बाद कर लेना, जब भी टाइम मिले आपको। तो कहने का मतलब है परीक्षा की तैयारी अगर आप ऐसे, और ये जो मैं बता रही हूँ ये सिर्फ हिंदी के लिए नहीं है, इस पॉइंट को अगर आप सारे विषयों पर अप्लाई करेंगे ना तो आपको सारे, और खास करके जीएस जैसे विषय के लिए तो ये एकदम से रामबाण है। आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठाओ और प्रश्न करो, विकल्प को देखो और रफ कॉपी पे अपने टॉपिक लिखते जाओ जिसके बारे में नहीं पता। जिस टॉपिक के बारे में आया कि हमें नहीं पता, वही टॉपिक खोलो और उसको पढ़ो, तो आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, उसके आसपास की चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह से पढ़ना है। बात समझ में आ गई? चलो, अब इसके बाद जब हमने पर्यायवाची को देखा था तो हमने ये देखा था कि जो हमारे पर्यायवाची हैं, एक शब्द ऐसे लिखा है, फिर आगे हमारे पर्यायवाची दिए हुए हैं। तो इसी तरह से हमारे सामने एक और शब्द आता है जिसे हम कहते हैं अनेकार्थक। अब ये मैं यहाँ पे क्या खोलती हूँ, आप अपनी कॉपी में खोलिए। देखिए पेज नंबर खोलिए 16, ठीक है, पेज नंबर 16। यहाँ पूछ रहे हैं मैम आप रिवीजन करवा रही हैं क्या? बेटा मैं रिवीजन नहीं करा रही, आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ कि आपको शब्दावली को कैसे पढ़ना है। ठीक है, शब्दावली कैसे क्लियर करनी है आपको सारी। तो पेज नंबर 16 और उसके बाद पेज नंबर 51। पेज नंबर 16 और पेज नंबर 51। देखो पेज नंबर 16 पे सबसे पहला पर्यायवाची दिया है पानी का। पानी का पर्यायवाची दिया, आगे आगे 8-10 शब्द कुछ लिखे हुए हैं। इसी तरह से हम अगर पेज नंबर 51 पे देखें तो अभ्यास सेट में पहला दिया है कटक, और कटक के सामने फिर वही 5-6 शब्द लिखे हुए। दोनों देखने में कैसे हैं? एक जैसे। लेकिन क्या पर्यायवाची और अनेकार्थक में एक जैसे होते हैं? इनमें कोई अंतर है? अगर इनमें कोई अंतर है तो क्या अंतर है, और अगर इनमें कोई अंतर नहीं है तो फिर इनको अलग अलग क्यों लिखा है? तो एक ही जगह ना लिखते। तो अब इन दोनों में अंतर क्या है ये आपको मैं समझाती हूँ। तो देखो इन दोनों में अंतर क्या है वो आपको समझना है। जब हम बात करते हैं पर्यायवाची और अनेकार्थक, आप चाहो तो इसको अपनी रफ कॉपी पे लिख लेना। अब पर्यायवाची क्या होता है? पर्यायवाची को हम कह सकते हैं कि किसी एक वस्तु के कई सारे नाम। ठीक है, वस्तु कैसी है? एक ही है, लेकिन उसके अलग अलग नाम हैं। स्थान के आधार पर नाम चेंज हो जाते हैं, व्यक्ति के आधार पर नाम चेंज हो जाते हैं। कोई व्यक्ति किसी नाम से जानता है, कोई व्यक्ति किसी नाम से जानता है। लेकिन जो अनेकार्थक होते हैं इसमें क्या होता है? एक नाम होता है, लेकिन उस एक नाम की कई सारी अलग अलग वस्तुएं होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक नाम की कई सारी अलग अलग वस्तुएं क्या हो जाएंगी? अनेकार्थक। तो देखो इसको ऐसे समझते हैं हम फोटो बना के। जैसे मान लो ये एक आप हो और आपका नाम है सुरेश। ठीक है, अब जब आप अपनी मम्मी के पास जाते हो तो आपकी मम्मी बोलती है सोनू, प्यार से। लेकिन आप जब अपने स्कूल में जाते हो तो आपके टीचर आपको बोलते हैं सुरेश। अब यहाँ पे आपकी महिला मित्र, आपकी गर्लफ्रेंड, जब वो सोनू बोलती है तो उसे बच्चे जैसी फीलिंग आती है, और जब वो सुरेश बोलती है तो उसे बड़े बूढ़ों जैसी फीलिंग आती है। तो उसने आपका नाम सेम रख दिया है। तो सेम, ठीक है, वो सेम बोलती है ना, सेम। अब यहाँ पर तीन स्थिति, तीन अलग अलग लोग और नाम तीन, लेकिन हैं किसके? एक ही के। तो यहाँ पर यानी जो ये सुरेश, मिस्टर सुरेश हैं,
माता के पास जाते हैं तो इनकी माँ सोनू कहती है, गुरु के पास जाते हैं तो सुरेश कहते हैं, दोस्तों के पास जाते हैं तो वो सेम कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे व्यक्ति तो एक ही है, तो यही है पर्यायवाची। मतलब जैसे पृथ्वी, पृथ्वी को कुछ लोग धरा कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी को कुछ लोग क्षिति कहते हैं। अब पृथ्वी को कुछ लोग अग्नि कहते हैं। तो इस तरह से है तो ये पृथ्वी यानी एक वस्तु है, लेकिन उसके अलग अलग नाम हो गए। अब इसी तरह से ध्यान देना, इन अलग अलग नाम होने का मतलब क्या है, ये अलग अलग नाम किस आधार पे पढ़ते हैं, या अलग अलग नाम पढ़ते हैं भाषा के आधार पर, बोली के आधार पर। अब मान लो कि जैसे अगर हम यहाँ पे कहें पृथ्वी और पृथ्वी के आगे हमें कहें कि अर्थ, अर्थ जो लिखा जाता है संस्कृत किस में होता है, अंग्रेजी भाषा में अर्थ बोलते हैं। तो पृथ्वी का पर्यायवाची अर्थ भी है, जैसे अध्यापक का पर्यायवाची टीचर भी है। अब अगर मान लो मैंने ये वाली बात बोल दी तो कई सारे छात्र ऐसे कहते हैं मैम ये तो अंग्रेजी का है, ये पर्यायवाची कैसे हो सकता है। तो ध्यान रखना, पर्यायवाची का मतलब ही होता है विभिन्न भाषाओं में बोले जाने वाले उसके नाम, विभिन्न भाषाओं विभिन्न बोलियों में। हाँ, ये बात अलग है कि हम अंतर अंग्रेजी और हिंदी के शब्दों में अंतर कर पाते हैं, लेकिन हम हिंदी और उर्दू के शब्दों में कभी अंतर नहीं कर पाते, हिंदी और संस्कृत के शब्दों में अंतर नहीं कर पाते। अब हिंदी और जो बोलियां हैं हिंदी की, उनमें अंतर नहीं कर पाते, इसलिए हमें पता ही नहीं चलता, लेकिन आते रहते हैं। जैसे आप मांस को बोलते हैं, हिंदी में मांस बोलते हैं। अगर आप बंगाली में, जो बंगाली भाषा होती है, वहाँ जाएंगे आप तो वहाँ पे आमिष कहते हैं, अमिष, अमिष को मांस कहते हैं। अब आमिष हो जाता है मांस खाने वाला, जिसे आप मांसाहारी कहते हैं। ठीक है, नॉनवेज कहते हैं अंग्रेजी में। अब ये क्या है, एक हिंदी का शब्द है, एक अंग्रेजी का शब्द है, एक बंगाली भाषा का शब्द है। लेकिन आपको अंग्रेजी का तो समझ में आ रहा है कि नॉनवेज ये तो अंग्रेजी का है, लेकिन आमिष समझ में नहीं आया, आपको लगा ये संस्कृत का ही होगा, लेकिन है ये किसका, दूसरी बोली का है, दूसरी भाषा का है। तो पर्यायवाची दरअसल वही होते हैं जो एक वस्तु को अलग अलग जगहों पर उस नाम से, अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, तो वो उसके पर्यायवाची हैं। लेकिन अनेकार्थक क्या होता है, एक नाम होता है। जैसे एक नाम है सोनू, अब एक ही नाम है। अब इस नाम का एक व्यक्ति है, यहाँ पे व्यक्ति तो है लेकिन इसका काम अलग है। ये एक गायक है, ये भी एक क्या है, सोनू है, लेकिन क्या करता है, गाने गाता है। फिर एक और व्यक्ति है, इसका भी नाम क्या है, सोनू है, लेकिन ये क्या है, एक कलाकार है, अभिनेता है। ठीक है, तो यानी इस गायक से इस कलाकार का काम बिल्कुल अलग हो गया, आदतें बिल्कुल अलग हो गई, सब कुछ अलग हो गया। अब इसी तरह से एक और व्यक्ति है, इसका नाम भी क्या है, सोनू है, लेकिन ये एक सर्जन है, चीड़फाड़ करता है, एक डॉक्टर है। ठीक है, तो इसका काम बाकी दोनों सोनुओं से बिल्कुल अलग हो गया, इसका स्वभाव बिल्कुल अलग हो गया। आप ज़्यादा बोलोगे तो चिड़फाड़ कर देगा, सर्जन है, उसे कोई डर भी नहीं लगेगा। तो कहने का मतलब है तीनों की प्रकृति बिल्कुल अलग हो गई, लेकिन फिर भी तीनों का नाम क्या है, सोनू है। तो इसी को हम कहते हैं अनेकार्थक शब्द। ठीक है, यानी जैसे एक शब्द है अंबर, अब ये अंबर शब्द है, कहीं पर अंबर का मतलब कपड़ा से लगाया जाता है, यानी वस्त्र। ठीक है, तो अंबर का एक अर्थ क्या हो गया, वस्त्र हो गया। फिर कुछ लोग अंबर का मतलब बादल से लगाते हैं, या आकाश कहते हैं, तो बादल या आकाश भी होता है उसका। तो कपड़ा और बादल में दोनों बिल्कुल जमीन आसमान का अंतर है, बिल्कुल अलग अलग हैं। कहीं पर जो ये अंबर है इसका मतलब इत्र होता है, अंबर नाम का एक इत्र भी होता है, खुशबू वाला। तो कपड़ा, बादल, इत्र बिल्कुल अलग अलग है। तो ये क्या है, वस्तुएं हैं अलग अलग, लेकिन इन सारी वस्तुओं का नाम क्या है, एक है, अंबर है। तो यही होता है अनेकार्थक। तो हम ये कह सकते हैं कि अनेकार्थक वे शब्द होते हैं एक नाम की अलग अलग वस्तुएं, ये क्या होते हैं, अनेकार्थक। और पर्यायवाची एक वस्तु के अलग अलग नाम, ये होता है पर्यायवाची। ठीक है, तो दोनों में अंतर होता है। अब आपकी परीक्षा में पर्यायवाची तो आते हैं, ये तो आप दिन रात पढ़ते रहें, आते रहें, लेकिन जो अनेकार्थक हैं, पेज नंबर 51,
इस पर जो अनेकार्थक शब्द हैं ये ऐसे हैं कि जो छात्रों को बहुत परेशान करते हैं, इसमें छात्रों को थोड़ी सी परेशानी भी हो जाती है, ठीक है। पर ये अनेकार्थक आपके लिए जरूरी हैं। जब आप अलंकार पढ़ेंगे तो अलंकार में श्लेष अलंकार पढ़ते हैं, यमक अलंकार पढ़ते हैं, वक्रोक्ति अलंकार पढ़ते हैं, विभावना अलंकार पढ़ते हैं, विरोधाभास अलंकार पढ़ते हैं। तो इन सारे अलंकारों में आपको शब्दों की जरूरत पड़ती है, तो वहाँ पे आपके खास करके पर्यायवाची के साथ साथ अनेकार्थक शब्द भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, तो उसके लिए आपको इन्हें याद करना होगा। तो अब परीक्षा के दृष्टिकोण से मैं बता देती हूँ कि परीक्षा के दृष्टिकोण से तो इसके अंत में जितने भी प्रश्न उत्तर दिए हैं, प्रश्न पेज नंबर 56 से लेकर 59 तक, यानी प्रश्न संख्या 1 से 65 तक, यहाँ जितने प्रश्न दिए हैं इन सारे प्रश्नों को रट जाना, ठीक है। एक तरह से ये पेपर आउट वाली चीज है, ये रहस्य है, रहस्य की बातें हैं, किसी को बताना नहीं जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाती है। तो इनको सारे को रट लेना। अब होता क्या, ये रिपीट क्यों होते हैं? क्योंकि बच्चे जो अधिकतर गलतियां करते हैं वो इसी में करते हैं, पता नहीं रहता है, गलतियां कर देते हैं, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो से लगा जाते हैं, टिक गलत हो जाता है। तो ये बार बार परीक्षक को पता है कि यही गलत करता है, तो वो यही गिने चुने शब्द देता है। तो आप लोग इन शब्दों को सबसे पहले नंबर पे आप इन प्रश्नोत्तरों को याद कर लेना। जब ये प्रश्नोत्तर याद हो जाएं तो उसके बाद अनेकार्थक शब्द में सेट 1 2 3 4 तक याद कर लेना, मिल जाएगा आपकी परीक्षाओं में, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप पढ़ाना चाहते हैं, आगे और ज्ञान लेना चाहते हैं, तो सारा याद कर लेना, ठीक है। तो अपनी क्षमता के अनुसार जैसा जिसको लगे, मैंने सबके लिए बता दिया। अब इसके बाद आगे आता है हमारा मुहावरे, पेज नंबर 61। ठीक है, पेज नंबर 60 और 61, मुहावरे एवं लोकोक्तियां। ये जो मुहावरे एवं लोकोक्तियां हैं, हमारी परीक्षा में जो हमारी 1 दिवसीय परीक्षा होती हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप हमारे प्रश्न आते हैं, तो उनमें दिया रहता है, मुहावरे दिए होंगे और उसका भावार्थ हमसे पूछा जाता है विकल्प में, ठीक है। या फिर भावार्थ दिया होगा और उसके मुहावरे पूछे जाते हैं विकल्प में। तो अभी तक तो हमें सीधा सीधा ऐसे दे देता था कि मुहावरा देकर उसका अर्थ पूछ लेता था, लेकिन आजकल वो थोड़ा सा टाइम बढ़ाने के लिए क्या करता है कि वाक्य में प्रयोग कर देता है मुहावरों को। और जो मुहावरा है, पहले आपसे कहता है दिए गए वाक्य में मुहावरा खोजते हुए उसका भावार्थ बताइए। अब जैसे मान लो कि आपको ऐसा वाक्य दे दिया कि आज तो रमेश बाजार में जहर का घूंट पीकर रह गया। इस वाक्य में दिए हुए मुहावरे को खोजते हुए उसका भावार्थ बताइए। तो इस वाक्य में मुहावरा क्या था? जहर का घूंट पीना। तो जहर का घूंट पीना, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, उसको मुहावरा निकालेंगे, फिर देखेंगे कि जहर का घूंट पीने का भावार्थ क्या होता है। तो उसका भावार्थ होता है अपमान सहकर चुप रह जाना। तो इसका मतलब विकल्प में कहीं ना कहीं यही लिखा होगा, अपमान सहकर चुप रह जाना, तो वो आपका उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पे परीक्षक क्या करता है, तो आप चाहे वो वाक्य प्रयोग करे, चाहे वो डायरेक्ट पूछे, आप आराम से पहचान लोगे, ठीक है। लोकोक्तियां और मुहावरे में दोनों में क्या अंतर होता है कि जो मुहावरा होता है यह एक अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है, एक पहला अंतर ये आता है। और लोकोक्ति जो है ये संस्कृत भाषा का शब्द है, ठीक है। जो मुहावरा है ये एक वाक्यांश होता है, एक छोटा सा टुकड़ा होता है, और जो लोकोक्ति है और जो ये टुकड़ा होता है तो इसका शब्दार्थ नहीं होता, इसका भावार्थ होता है। जैसे हमने कहा कि खिचड़ी पकाना, तो खिचड़ी पकाने का शब्दार्थ क्या होगा कि एक पतीला लेके उसमें चावल दाल डाल के आग जला के नीचे फिर खिचड़ी पकाई जा रही है, तो ये तो शब्दार्थ है। लेकिन इसका भावार्थ क्या है कि सबसे छुपके अलग कोई 2 लोग बैठ के आपस में गुप्त बातें कर रहे हैं, तो ये इसका भावार्थ है। तो जो मुहावरे होते हैं उनका शब्दार्थ न लेकर भावार्थ लिया जाता है, लेकिन जो लोकोक्तियां होती हैं उनका अर्थ ही निकलता है जैसा अर्थ दिया होता है। कि जैसे मान लो अगर कहा कि अगर अपना ही सिक्का खोटा है तो परखने वाले का क्या दोष, तो उसमें क्या होता है कि अगर अपनी ही चीज में दोष है
तो कोई दूसरा उसमें दोष निकाल रहा है तो हम उसको टोक नहीं सकते। तो ऐसे दोनों में ये अंतर होता है। लोकोक्ति क्या है, कभी किसी इतिहास में कोई घटना घटी होगी और उस घटना को एक वाक्य में पिरो दिया, वो लोकोक्ति बन गई। ठीक है, तो दोनों में ये अंतर होता है। अब यहाँ पर आपकी परीक्षा दो तरह की होती है, एक होती है सब्जेक्टिव और एक होती है ऑब्जेक्टिव। तो जो परीक्षा सब्जेक्टिव वाले छात्र हैं उनको तो वाक्य का अर्थ बताते हुए, मतलब जो भी आपका चाहे मुहावरा है या लोकोक्ति, उसका अर्थ बताते हुए आपको वाक्य प्रयोग करना होता है। लेकिन जिनका एक दिवसीय एग्जाम में ना आता है ऑब्जेक्टिव टाइप, उनको अपने आप ही दिया होता है, बस चुनाव करना होता है। ठीक है, तो आपने अपने एग्जाम्स के हिसाब से दोनों तरह के छात्र पढ़ेंगे। अब पढ़ने का वही तरीका है, जैसे यहाँ पे अभ्यास सेट दिया हुआ है, इसमें आपका मुहावरा है और मुहावरे का भावार्थ दिया हुआ है आगे, ये आपको पढ़ना होता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं आपके तत्सम तद्भव शब्द। पेज नंबर 94 95। तत्सम तद्भव, जो शब्द हैं आपके तत्सम तद्भव, ये आपकी परीक्षा में आते हैं। दोनों में क्या अंतर होता है, देखो लिखा हुआ है आपके पास, बस मैं समझा देती हूँ, सब कुछ रखा हुआ है, लिखना अलग नहीं है आपको। दो शब्द हैं हमारे सामने, तत्सम और तद्भव। क्या समझते हैं आप तत्सम और तद्भव का मतलब? तत्सम दो शब्दों से मिलकर बना है, तत् प्लस सम। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये तत् होता है ना, ये आपका आधा होता है। अब आधे का मतलब तत् प्लस सम, और जो आपका तद्भव है ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है, तत् प्लस भव। अब ये बताओ सबसे पहले तो यहाँ पे तो तत् तत् रहा, यहाँ पे तद क्यों हो गया? संधि का नियम लगा है। कौन सी संधि? याद मत करो आप, बिल्कुल भी याद मत करो, है ना, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अरे यहाँ पे अंत में व्यंजन है, ये भी कुछ पहचानने में कोई आपको 22 घंटे लगेंगे। अंत में ये व्यंजन दिया हुआ है, इस व्यंजन का मेल भ से हो रहा है, भ चौथा वर्ण है, तो व्यंजन का मेल किसी व्यंजन से होता है, तो कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि। ये भी कुछ बताने वाली ऐसी चीज थी, इतनी टेढ़ी खीर। देखो ध्यान दो, तो यहाँ पे तत् का मतलब है उसके, इसका अर्थ किससे आता है? उसके, और उसके का अर्थ यहाँ पर संस्कृत से लिया गया है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, तत् का अर्थ संस्कृत नहीं है, तत् का अर्थ है उसके। अब उसके का मतलब है मूल भाषा, उसकी मूल भाषा। ठीक है, तो यहाँ पर इस उसके का अर्थ किस चीज से है? मूल भाषा से है, और यहाँ पर मूल भाषा क्या ले रहे हैं हम? संस्कृत ले रहे हैं, तो इसलिए हमने कहा। और सम का मतलब है समान या जैसा, तो तत्सम का मतलब आ गया जो मूल भाषा में है उसी के जैसा। तो मूल भाषा में शब्द होता है हमारा, जैसे लिखते हैं हम शब्द यहाँ पर अग्नि, तो अग्निम लिखा होता है ऐसे। ठीक है, हस्त लिखा होता है। अब इस अग्नि को हम मूल भाषा में अग्निम या अग्नि है या इसे हस्त ऐसे यूज करते हैं, लेकिन इस शब्द को हम ज्यों का त्यों हिंदी में लेते हैं, तो हम क्या करते हैं कि संस्कृत का जो गुण है विसर्ग और अनुस्वार उसको हटा देते हैं, और बाकी वो ज्यों का त्यों, जैसे अग्नि का अग्नि,
हस्त का हस्त, ठीक है। इसी तरह से हम हिंदी में इसको रख लेते हैं। तो ये शब्द वहाँ पर क्या कहलाते हैं? तत्सम, यानी अपनी मूल भाषा के जैसे ही, ठीक है। अब तद्भव का मतलब क्या आता है? फिर से यहाँ पे तत् का वही मतलब है जो वहाँ दिया है, उसके, उसके यानी मूल भाषा के। और यहाँ मूल भाषा हमारे सामने क्या है? संस्कृत है। भव का मतलब है बनना, बनना या होना। तो ये क्या होता है? इसके अंदर आता है परिवर्तन, ठीक है। इसके अंदर आता है परिवर्तन। जो मूल भाषा में था शब्द, वो क्या होता है? धीरे धीरे परिवर्तित होकर एक नया शब्द बन जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है? जैसे ये अग्नि है, ये अग्नि धीरे धीरे किस में बदल गई? आग में। और जो ये हस्त है, ये धीरे धीरे किस में बदल गया? हाथ में। तो इस तरह से आग और हाथ ये हो गए हमारे तद्भव, और अग्नि और हस्त ये क्या हो गए? तत्सम। अब आपकी परीक्षा में एक प्रश्न आया कि शब्द है अस्पताल, ठीक है। शब्द क्या है? अस्पताल। अस्पताल शब्द का तद्भव निम्न में से क्या होगा? विकल्प में आपका दिया था चिकित्सालय, दूसरा ऑप्शन दिया था हॉस्पिटल, तीसरा ऑप्शन दिया था वैधशाला, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर? ऑनलाइन वाले छात्र बताएं। देखो, प्रश्न मैं फिर से बता देती हूँ। प्रश्न कहा है कि शब्द है अस्पताल, अस्पताल शब्द का तत्सम शब्द बताना है, ठीक है। और विकल्प आपको दिया है, पहला विकल्प है चिकित्सालय, दूसरा विकल्प है हॉस्पिटल, तीसरा विकल्प है वैधशाला, और चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर क्या होगा? वैधशाला कह रहे हैं। इसका उत्तर होगा हॉस्पिटल। अब आप कहेंगे कि मैम हॉस्पिटल तो अंग्रेजी भाषा का है, तो क्या दिक्कत है? हमने तो मूल भाषा ही तो पूछी है। तत्सम का मतलब क्या है? मूल भाषा, ठीक है। तत्सम का मतलब है कि इसकी मूल भाषा क्या है। तो अब जब शब्द है अस्पताल, तो आपको पता है कि अस्पताल किससे बना है? हॉस्पिटल से बना है। और हॉस्पिटल अब जिस भी भाषा का हो, तो हॉस्पिटल तत्सम है और अस्पताल उसका तद्भव है। अब आप में से बहुत सारे दिमाग कहेंगे कि मैम हम तो अभी तक ये सोचते थे कि तत्सम का मतलब संस्कृत होता है। तो ध्यान रखिएगा कि तत्सम का मतलब संस्कृत नहीं होता, तत्सम का मतलब मूल भाषा होता है, यानी मूल भाषा में जैसा वैसा। अब यहाँ पर हमने हमेशा तत्सम शब्द के नाम पर मूल भाषा कौन सी रखी है? संस्कृत। तो इसलिए हम आज तक संस्कृत शब्दों को ही तत्सम समझते आए। लेकिन अब क्योंकि हमारी हिंदी बदल रही है, अब हमारी हिंदी में फिर भी 200 साल से अंग्रेजी भाषा हमारे साथ है। जब ये उर्दू भाषा हमारे साथ 1000 साल तक रही, तो हम अपनी संस्कृत को भूल गए। अब कितने सारे शब्द हैं, आप बोलते हो कि मैं खुश हूँ, मैं दुखी हूँ, अरे खुश और दुखी होते रहते हैं आप, ये उर्दू के शब्द हैं। आपको ये तक नहीं पता होगा कि ये हमारे संस्कृत के हैं ही नहीं। संस्कृत में प्रसन्न होते हैं या कष्ट होता है, तो ये हमारे संस्कृत के शब्द थे। लेकिन हम भूल गए, क्योंकि हमारी पीढ़ी कम से कम हमारी 8-10 पीढ़ी जो हैं वो उर्दू के अंदर रही हैं, उर्दू भाषा के लोगों के साथ रही हैं। तो आपको पता है ना, मुगलों ने भी कोई हमारे साथ कम अत्याचार नहीं किए। अलग बात है कि हमको अकबर महान पढ़ाया जाता है कि ऐसे दिखा के, क्योंकि हम दिखाना चाहते हैं कि मुस्लिम लोग ने जो आए थे बाहर से, उन्होंने हमारे साथ सब कुछ अच्छा किया, ये हमसे बताया, दिखाना की बात है। अरे क्या अच्छा किया? हमारे गुरु तेग बहादुर और उनके पुत्र गुरु गोविंद सिंह, उनकी कहानी जब पढ़ते हो तो वो क्या किसी और ने किया था? अमेरिकन आए थे क्या उनके साथ अत्याचार करने के लिए, या अंग्रेजों ने किया था? वो मुगल नहीं थे क्या? वो भी मुगल थे, लेकिन हमको कुछ और ही बताया गया। पर ये बात आपको देखो हर जगह मिलती है। आप कहते हैं कि सच्चाई को आप कब तक छिपाओगे? हमारे देश में जो कुछ भी चीज़ चलती है,
अर्थशास्त्र में भी लिखा जाएगा, तो आपकी परिस्थिति लिखी जाएंगी। जब आपकी राजनीति लिखी जाएगी तो राजनीति में भी आपके देश की परिस्थिति लिखी जाती है। जब आपकी भौगोलिक दृष्टिकोण से आप जब लिखते हैं तो वहाँ भी आपके देश की परिस्थितियाँ लिखी जाती हैं। जब आपका साहित्य लिखा जाता है तो उसमें भी आपके देश की भौगोलिक स्थिति और ये सारी चीज़ें आती हैं, परिस्थितियाँ। और जब आपका इतिहास लिखा जाता है तो उसमें भी आता है। तो आप किस शास्त्र से छिपाएंगे? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो सही आपको मिलेगा। तो जो आपकी ये भाषा है, ये भाषा भी आपकी क्या है, उसी से आती है। अब हमारे ऊपर 1000 से भी ज़्यादा मुगलों ने राज किया, तो हमारी भाषा जो संस्कृत थी वो बदल के क्या हो गई, वो उर्दू के शब्द शामिल हो गए। हमें खुद ही नहीं पता होता कितने सारे हम उर्दू के शब्द बोलते हैं ना। तो शामिल शब्द बोला ना मैंने, ये भी उर्दू का है। हम हमेशा कहते हैं हमें इस्तेमाल कर रहे हैं, इस्तेमाल भी उर्दू का है। अगर हम कहते हैं कि मैं ये यूज़ कर रही हूँ, यूज़ करना बोल दिया तो एकदम से हमें मिर्ची लग जाती है, अंग्रेजी पढ़ा रही हूँ, हिंदी पढ़ा रही हूँ, अंग्रेजी बोल रही हैं। मैं हिंदी पढ़ाते हुए इस्तेमाल शब्द बोलती रहूं, किसी को आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि वो खुद जानता ही नहीं है कि यहाँ उपयोग होना चाहिए था या प्रयोग होना चाहिए था। इस्तेमाल तो उर्दू का है वहाँ, क्योंकि हमें पता ही नहीं है, हम बन चुके हैं उस तरह के पूरे। तो ऐसे ही तत्सम और तद्भव की कहानी लिखी गई। लेकिन अब क्योंकि आधुनिक समय में अंग्रेजी भी 200 साल से हमारे यहाँ पे शामिल हो गई है, तो अब जब एग्जामिनर को तो पता है कि तत्सम का मतलब क्या है और तद्भव का मतलब क्या है, तो उसे पता चल गया बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उसने ऐसे ट्विस्ट वाले प्रश्न डालने शुरू कर दिए। तो ये पहला प्रश्न आपका आया था पिछले साल का, ये 2022 में ये प्रश्न आया था कि हॉस्पिटल मतलब अस्पताल का तत्सम शब्द क्या है, और आधे से ज़्यादा बच्चे इसमें फेल हो गए। क्यों? किसी ने कहा चिकित्सालय और किसी ने कहा वैधशाला, लेकिन था क्या? हॉस्पिटल। तत्सम का मतलब है उसकी मूल भाषा। अब एक शब्द आता है आपका, आप लिखते हैं गिलास। इस गिलास का अगर तत्सम आपसे पूछा जाएगा तो इस गिलास का तत्सम है क्लास। अंग्रेजी में आप क्या बोलते हैं? ग्लास। और हिंदी में क्या कर दिया हमने? गिलास। ऐसे ही बहुत सारे शब्द हमारे परिवर्तित हुए हैं। जैसे हॉस्पिटल शब्द जब अंग्रेज लोग हमारे यहाँ पर लेकर आए तो हम हॉस्पिटल और हॉस्पिटल से अस्पताल भी हुआ। आप देखेंगे गांव में कुछ लोग अस्पताल बोलते हैं, मतलब हॉस्पिटल ना बोल के उसको क्या बोलना शुरू किया? अस्पताल। और अस्पताल से क्या हो गया? अस्पताल। और इस तरह से एक हिंदी का शब्द बन के आया हिंदी के अंदर। तो ऐसे शब्द परिवर्तन हुए हमारे। तो आपको ये चीज़ समझनी है कि तत्सम का मतलब होता है मूल भाषा। अब ये मूल भाषा संस्कृत है या अंग्रेजी है या उर्दू में अरबी या फारसी है, कौन सी है, ये आपको समझना होगा। और देखो फिर भी इतना है कि हम लोगों ने अंग्रेजी से शब्दों को परिवर्तित करके हमने हिंदी का शब्द बना लिया, लेकिन जो उर्दू, जो अरबी और फारसी भाषा के शब्द हैं, हमने तो उनको परिवर्तन भी नहीं किया। अगर आप शब्दों को देखेंगे उसमें हम कोई परिवर्तन भी नहीं कर पाए खासा। जैसे उर्दू भाषा नहीं है तो देखो उर्दू का जन्म कैसे हुआ, इस बारे में हम बात करेंगे जब भाषा विज्ञान पढ़ेंगे ना जिस दिन, उस दिन मैं आपको बताऊंगी कि हिंदी का जन्म कैसे हुआ और उर्दू का जन्म कैसे हुआ। ठीक है? क्यों उर्दू को हिंदी की बहन कहा जाता है, क्यों हम कहते हैं कि उर्दू हमारी मौसी है, या उर्दू भाषी जो लोग हैं वो हिंदी को मौसी क्यों बोलते हैं, तो इसका कारण क्या है वो मैं बताऊंगी। इतिहास से जुड़ा हुआ है। जब हम हिंदी भाषा विज्ञान पढ़ेंगे, बोली एवं हिंदी की बोली और भाषा के उसके बारे में पढ़ेंगे, उसका नामकरण कैसे हुआ हिंदी और ये सारी चीज़, तो तब पढ़ेंगे। आज हम तत्सम तद्भव को ही समझ रहे हैं। ठीक है? तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो ये ध्यान रखना कि अभी तक तो हम 100% तत्सम शब्द जो हैं संस्कृत के पढ़ते थे, लेकिन अब हमें ना 98% हमें संस्कृत के पढ़ने हैं और 2% में हमारे सामने अंग्रेजी के, अरबी, फारसी भाषा के शब्द भी हो सकते हैं तत्सम के अंदर। ठीक है? तो सावधानी से आपको इन्हें पढ़ना है। तो इसमें क्या समझना है? अब आपके सामने समस्या ये होती है कि मैम हमें समझ में नहीं आता कि तत्सम कौन सा है और तद्भव कौन सा है। ठीक है? तो यहाँ पे ना कुछ पॉइंट देखो, जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो आपको लिख कर दिया है। अब कुछ ट्रिक है तत्सम तद्भव को पहचान करने की, जो ट्रिक है वो यहाँ पे दी हुई है, तो आप इसे समझ लेना।
यहाँ पे दिया है कि आप देखेंगे, और ये हम संस्कृत वाले शब्दों की ट्रिक देख रहे हैं, ठीक है, केवल किन शब्दों की, संस्कृत वाले शब्दों की। दिया है प्राय, इस प्राय का मतलब होता है 90%, पूरा नहीं होता, ठीक है। प्राय तत्सम शब्दों में ये छ होता है तथा तद्भव शब्दों में ख बना होता है। तो हमें देखने को मिलेगा तत्सम यहाँ पे यानी संस्कृत के शब्दों में आपको ये छ देखने को मिलेगा, अक्षी, क्षार, इक्षु। तो आपको ये पहचान हो जाएगी कि ये हमारे तत्सम है, संस्कृत के शब्द हैं। और जब इनसे परिवर्तित होकर जब हमारे तद्भव बनते आए तो हमने आँख, खार, ईंख, तो ख शब्द का प्रयोग हो गया, तो ये हमें पता चल जाता है कि हमारे हिंदी के शब्द हैं, परिवर्तित हुए शब्द हैं। इसी तरह से जैसे कुक्षी, क्षीर, ये हमारे क्या हो गए, संस्कृत के हो गए। ऐसे ही कोक, खीर, तो हमें यहाँ पता चल गया कि ये परिवर्तित शब्द हैं हमारे, ठीक है। हाँ, कोख, जो कोख होती है ना उसको बोलते हैं, हाँ कोख ही तो कहते हैं, कह नहीं है, कोक नहीं होती, वो कोक होती है, ठीक है। कोक का कह रहे हैं, वो तो कोक, वो कोक होती है जो आप पीते हो ना, गांव में भी उसको कोक ही बोलते हैं। अब देखो फिर दूसरा पॉइंट कहता है कि प्राय तत्सम शब्द में व लगा होता है और उसके तद्भव में ब देखने को मिलता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर वणिक, वर्षा, वक, वरयात्रा, ये सारे शब्द हमारे क्या हो गए, तत्सम में आ गए। अब इनका तद्भव बनिया, परसा, बगुला, बारात, ये लगभग सारे शब्द हमारे इसमें ब का प्रयोग हो रहा है, तो ये हिंदी के परिवर्तित शब्द हो जाएंगे। जैसे विवाह, वानर, वानर और विद्युत। अब देखो यहाँ पर ब्याह, बंदर, बिजली, ठीक है, तो ये हमारे संस्कृत के हो गए, ये हमारे तद्भव के हो गए। अब देखो हमसे यहाँ पे जैसे मान लो कहते हैं कि विद्युत शब्द है, हमारे पास संस्कृत का ही शब्द है, अगर हमें बिजली का ज्ञान नहीं था तो हमारे पास शब्द कहाँ से है। आप ये देखते हैं कि हम जब पढ़ते हैं ना, हमारे देश में एक जो हीन भावना हमारे दिमाग में भरी हुई है हिंदी को लेकर, और जो हमें ये सिखाया जाता है कुछ ऐसे लोगों के द्वारा कि हिंदी से आप कुछ नहीं कर सकते, ना डॉक्टर बन सकते हैं, ना आप इंजीनियर बन सकते हैं। उन लोगों से ये पूछो कि हमारे पास ऐसे ऐसे शब्द हैं कि आप ग्रेविटी शब्द की बात करते हैं, हम गुरुत्वाकर्षण की बात करते हैं, हमारे संस्कृत शब्द में गुरुत्वाकर्षण है। अगर हमारे पास गुरुत्वाकर्षण का ज्ञान नहीं था तो ये शब्द कैसे आ गया, कैसे बन गया ये शब्द, तो हमारे पास ज्ञान था। अब आप उसमें देखेंगे कि जैसे अब हम बहुत सारे शब्द हमारे ऐसे होते हैं कि हिंदी में भी वही है और इंग्लिश में भी वही है, उसका कोई शब्द नहीं है, तो वो चीज़ आपकी है कि वो जिसने उसको रचा उसी के नाम से वो चलती आ रही है। लेकिन जब आप पढ़ते हैं सेल, जंतु विज्ञान में पढ़ते हैं, आप सेल पढ़ते हैं और वहीं पे आप कोशिका पढ़ते हैं, तो सेल से कोशिका कैसे आ गई, वो इसलिए आ गई क्योंकि आपके भी विद्वानों ने उसे कोशिका नाम देके उसका ज्ञान लिया हुआ था, वो ऐसे ही नहीं आ गया, आपको पता था कि पहले से ही। तो ऐसा नहीं है कि आप हिंदी से नहीं पढ़ सकते, या ऐसा नहीं है कि आप हिंदी से डॉक्टर नहीं बन सकते या आप इंजीनियर नहीं बन सकते। बस ये तो ऐसा है कि कुछ लोगों को ये दिखाना है ना, अंग्रेजी को श्रेष्ठ दिखाते हुए तो कहीं ना कहीं तो नीचा दिखा नहीं है। तो ऐसे जब आपके पास सामने शब्द आते हैं ना, तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे आप दिमाग में रख सकते हैं कि हाँ भाई हमारे पास ये सारी चीज़ें पहले से थी। आगे दिया है जैसे पॉइंट नंबर ग आता है, इसमें दिया है प्राय तत्सम शब्दों में श, तालु श है, और तद्भव शब्दों में दंत स का प्रयोग देखने को मिलता है। जैसे शाक, शुक, शूंड, ये हमारे तत्सम शब्द में आ जाते हैं। फिर आगे दिया है साग, सुआ और सूंड। ये सुआ का मतलब तोता है, ठीक है, तोता को गांव में सुआ कहते हैं, वो सुआ नहीं, कभी आप सीलने वाला सुआ समझ रहे हो, नहीं, तभी मुझे पता है ना आप क्या समझ रहे हो, इसमें लिख लो ब्रैकेट में तोता। तोता को संस्कृत में शुक कहते हैं, ठीक है, शुक, और शुक से बना है सुआ। अब वो सुआ तोता को कहा गया है, हाँ सुग्गा भी बोलते हैं, तो वही है, वो उसी से बना है ना, शुक से, ठीक है, परिवर्तित होकर। जैसे शब्द है श्यामल और सवसुर,
तो यहाँ पर सावला और ससुर दे दिया है, ये आगे हिंदी के शब्द बने हुए, इस तरह से आप इनको पहचान कर सकते हैं। ठीक है, आगे दिया है चौथा पॉइंट आपका दिया हुआ है कि प्राय तत्सम शब्द के अंदर आपको य देखने को मिलेगा और उसी शब्द में आपको ज देखने को मिलता है तद्भव के अंदर। जैसे युवा, तो संस्कृत में युवा कहते हैं तो आप जवान या जवां कहते हैं। ठीक है, जैसे युग, तो हिंदी में जुग बोल देते हैं। यूथ, जत्था, अब यूथ वही है जिसे आप यूथ बोलते हो। ठीक है, अंग्रेजी में शब्द आया है, संस्कृत से आया है। ऐसे आप देखते हैं मदर फादर के बारे में सुनते हैं कि ये मातृ और पितृ से बना ही शब्द है ये संस्कृत के। तो इसी तरह से कुछ शब्द हैं आपके, जैसे वमन करना है, वमन का मतलब वोमिटिंग, जिसे आप समझते हो। वोमिटिंग शब्द वमन से बना है, वमन का मतलब उल्टी करना, पलटी करना, तो उसको अंग्रेजी में वोमिटिंग कह दिया, तो वो वमन शब्द से बना है। वमन संस्कृत का शब्द है। यदा, जब, यजमान तो जजमान हो गया। योग, जोग, योगी, जोगी, यत्र, जहां, यम, जम। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझ में आता है कि संस्कृत शब्दों में य देखने को मिलता है और उन्हीं शब्दों का जो तद्भव है उनमें ज देखने को मिलता है। तो ये हमारा आ जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है री। री का प्रयोग तत्सम शब्दों में ही मिलता है। अब यहाँ पे ये 100% है कि जिस भी शब्द में आपको री देखने को मिलेगा वह शब्द आपका संस्कृत का ही होगा, क्योंकि हिंदी शब्दों में हमने री का प्रयोग नहीं किया है। अब इसी की वजह से तो कुछ ऐसे लोग कह देते हैं कि री जो है वो संस्कृत में प्रयोग होता है, हिंदी में नहीं होता। अरे भाई, हमने कुछ शब्दों को ग्रहण तो किया है, 60% शब्द हमारे संस्कृत के हैं हिंदी शब्दावली में, तो तब तो हमें पढ़ना तो पड़ेगा ना री। लेकिन हाँ, हम ये जानते हैं कि इनको हम क्या कह सकते हैं, तत्सम कह सकते हैं। जैसे श्रृंगार, मातृभार्या, घृत, मृतिका, घृणा, गृहिणी, वृद्ध, श्रृंग, ये सारे शब्द हमारे क्या हो जाएंगे, तत्सम हो जाएंगे। और इनके तद्भव सिंगार, भाभी, घी, मिट्टी, घिन, घृणा को कहते हैं ना, घिन आना बोलते हैं भाई, घरनी, बुढ़ा और सींग, ये शब्द हमारे आगे तो ये बन जाते हैं। ठीक है, आगे हमारा दिया हुआ है पॉइंट अगला, त्र। त्र का प्रयोग भी हमें तत्सम शब्दों में ही देखने को मिलता है। जैसे रात्रि, राजपुत्र, सूत्र, मित्र, पत्र, पुत्र, ये हमारे तत्सम शब्द हो गए, इनमें त्र देखने को मिला। इनका तद्भव हो जाता है जैसे रात, राजपूत, सूत, मीत, पत्ता, पूत, ये शब्द आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमें समझ में आता है कि त्र का प्रयोग जो है वो हमारे तत्सम शब्दों में देखने को मिलता है। अब आता है चंद्रबिंदु। चंद्रबिंदु 100% हमको हिंदी शब्दों में देखने को मिलेगा। जैसे चंद्र से बना चांद, मुख से बना मुंह, लंग से लंगड़ा, पुच्छ से पूंछ, पंच से पांच, इस तरह का शब्द आ गया। अब र के रूप, आप यहाँ पे लिखो र के रूप तत्सम शब्दों में पाए जाते हैं और ब्रैकेट में लिखो संयुक्त वर्ण, ब्रैकेट में लिख लो संयुक्त वर्ण। ठीक है, तो कुछ हमारे संयुक्त वर्ण वाले जो शब्द होते हैं वो भी हमारे संस्कृत में पाए जाते हैं। र के रूप संस्कृत में पाए जाते हैं और जो संयुक्त वर्ण होते हैं हमारे वो भी संस्कृत में पाए जाते हैं। जैसे द्विप्रहरी दिया है तो ये हमारा संयुक्त वर्ण है तो संस्कृत हो गया, अब इसका दोपहरी हो गया। ऐसे ही स्पर्श, र का रूप आया है, परस बोल देते हैं, स्पर्श मतलब छूना, परस का मतलब भी छूना होता है। ठीक है, व्याघ्र, इसमें र का रूप आया है, बाघ हो गया हिंदी में। जैसे ताम्र, प्रशस्तर या स्वर्णकार, ये दिया है, ये संस्कृत के हो गए। तांबा, पत्थर, सुनार, ये हिंदी के हो गए। ठीक है, तो इस तरह से हमारे ये कुछ शब्द हैं जो हमारे तत्सम और तद्भव के अंतर्गत पूछे जाते हैं। तो बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो इस तरह से हम इन्हें, मतलब जो हमें अपनी शब्दावली में पढ़ना है, हम शब्दों को इस तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में आपको यहीं तक कराती हूँ, इसके आगे फिर हम कल करेंगे।